थम गया चुनाव प्रचार, दिग्गजों ने फूंकी जान। स्थानीय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे, अब जनता की बारी। निकाय चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। स्थानीय चुनाव में दिग्गज नेताओं ने जमकर प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जहां सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कमान संभालते नजर आए, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई बड़े नेताओं ने भी सभाएं की। इतना ही नहीं, बयानों से माहौल बनाने की कोशिश हुई। स्थानीय मुद्दों के अलावा आतंकवाद जैसे राष्ट्रीय मुद्दे चुनाव में जमकर गूंजे। इंदौर आगे बढ़ेगा तो अपना मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश विकास का इंजन है। इंदौर विकास का इंजन, और इंजन चलेगा तो ही प्रदेश चलेगा, नहीं तो रेलगाड़ी रुक जाएगी। सही बात है कि नहीं? तो इंदौर ठीक चलना चाहिए। देखो, अपना इंदौर के लिए जो सोच है, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित। ये राजस्थान में गर्दन रेत गए आतंकवादी, गर्दन काट दी कांग्रेस की सरकार। महाराष्ट्र में भाभी गर्दन काट के मार डाले, भाभी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार थी। साफ कहना है भारतीय जनता पार्टी का, आतंक और आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको कुचल के रख दिया। बरसात के मौसम में बीजेपी चुनावी रंग में रंगी नजर आ रही थी। बारिश में भीगते हुए भी नेताओं ने प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं निकाय चुनाव में आप और ओवैसी की पार्टी की एंट्री ने भी सबका ध्यान खींचा। इधर कांग्रेस भी पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आई। कमलनाथ खुद निकाय चुनाव की बागडोर संभाले हुए थे। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में उतरने से पहले ही नाराज नेताओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी थी। इसका असर भी दिखा। अरुण यादव और अजय सिंह जैसे नेता एक साथ कांग्रेस के बैठकों में नजर आए, तो वहीं कमलनाथ ने हर मंच से 15 महीने की सरकार का मुद्दा उठाते हुए सहानुभूति लेने की कोशिश भी की। कौन सा गुनाह नहीं किया, कौन सा पाप नहीं किया कि मैंने किसानों का कर्जा 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया? कौन सा गुनाह किया मैंने? कौन सा गुनाह किया कि मैंने कहा 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलेगी? ये चुनाव भोपाल के भविष्य का फैसला करेगा, हमारी संस्कृति का फैसला करेगा। आज कैसा भोपाल हम चाहते हैं, कैसा भोपाल हम चाहते हैं, ये विजन की बात कर रहे थे। 10 साल बाद का भोपाल कैसे होगा, मैंने इसकी योजना शुरू करी थी। कुल मिलाकर 6 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार थम चुका है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चुनाव में प्रत्याशी से ज्यादा पार्टी के बड़े चेहरे हावी हैं। बीजेपी का टारगेट कमलनाथ है तो कांग्रेस का शिवराज। और जिस तरह से माहौल बनाया गया, उससे तो ये कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव के बहाने राजनीतिक दलों ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए रिहर्सल की है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है वार्ड का वर्ल्ड वॉर। जी हां, बिल्कुल आपने देखा ना कि इस चुनावी जंग में जो है स्थानीय निकाय के लिए, लेकिन इस चुनावी जंग में चर्चा हो रही है आतंकवाद की। तो ये वार्ड का वर्ल्ड वॉर हो गया है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो मुद्दे हैं वो मुद्दे राष्ट्रीय भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, और जाहिर तौर पर ये बीजेपी की एक स्ट्रेंथ भी कह लीजिए और स्ट्रैटेजी भी कह लीजिए कि वो उन मुद्दों को अब छूने से कभी भी पीछे नहीं हटती है। भले ही वो एक राष्ट्रीय फलक के बड़े विषय हों या विदेश नीति और आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति, या फिर हिंदुत्व को लेकर उसकी रीति नीति से जुड़े जो भी मसले हैं, वो उनका बिना किसी चिंता के, बिना किसी इसके कि ये मुद्दा हम उठाएंगे तो क्या कहा जाएगा, वो उन मुद्दों को टेकअप करती है। और यही वजह रही कि पहले चरण के निकाय चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो सितारा प्रचारक रहे हैं इस पूरे अभियान के, वो आतंकवाद की चर्चा भी करते रहे। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से वही मुद्दे थे। उनका भी मुद्दा कमलनाथ जी का यही रहा कि आखिर मैंने क्या गलती की, हम तो सरकार में थे लेकिन हमारी सरकार को गिराया गया। ये उनका आरोप बीजेपी पर आरंभ से रहा है, जब से वो घटनाक्रम घटा है 2020 का, और उसको लेकर वो आगे बढ़ते रहे। तो अब देखते हैं कि वार्ड का ये वर्ल्ड वॉर तमाम मुद्दों के साथ किस तरफ बढ़ता है, जबकि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है पहले चरण के निकाय चुनाव के लिए। और अब एक दिन बाद यानी 6 तारीख को
मतदान होंगे और उसके बाद 13 को दूसरे चरण के मतदान होंगे और फिर हम सब इंतज़ार करेंगे नतीजों का। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और दो और मेहमान बस हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं। जैसे ही वो जुड़ेंगे मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगा। पहली टिप्पणी संदीप जी की लेकर हम आगे बढ़ते हैं। संदीप जी, क्या कहेंगे आप? अब आतंकवाद भी है, तमाम वो बड़े मसले भी हैं जिनका जिक्र आमतौर पर निकाय चुनाव में नहीं होता रहा है या एक्सेप्शनली कभी कभी हुआ भी है। जी देखिए शरद जी, बड़ी सीधी सी बात है कि राजनेता और राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार मुद्दे चुनते रहते हैं। जो भी राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसे ये लगता है कि ये मुद्दा उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, वो उसके वोट बैंक को बढ़ा सकता है, तो वो उस मुद्दे को लेके चलता है। आपने स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की बात की है शरद जी। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर स्थानीय मुद्दों की चर्चा करेंगे तो आप नीचे सिमटते जाएंगे, और जब आप राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की चर्चा करने लगेंगे तो फलक बड़ा होता जाएगा, और जितना बड़ा फलक होगा उतना आपको खेलने का मौका मिल जाएगा। जैसे अपन कहते हैं ना, मैदान बड़ा हो तो खेलना बहुत आसान होता है, मैदान बहुत छोटा हो तो खिलाड़ी पास पास होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दों के चयन में भी राजनेता और राजनीतिक दल, जैसा आपने कमलनाथ जी की कही, तो वो एक ही बात कह रहे हैं कि मेरा आखिर कसूर क्या था कि मैंने किसानों का कर्ज माफ़ किया, दूसरी सुविधाएं दी लोगों को। दूसरी तरफ शिवराज जी हैं, जो अभी जयपुर उदयपुर का सबसे बड़ा मसला है, जिसको लेके पूरा देश उद्वेलित है, शिवराज जी ने उस मसले को उठाया। तो कहीं ना कहीं दोनों राजनेता वोट चाहते हैं, जनता का दिल जीतना चाहते हैं। यही कारण है कि ये स्थानीय की बजाय राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी अब चर्चाओं में हैं। चलिए, दो मेहमान हमारे साथ जो जुड़ने वाले थे वो जुड़ गए हैं। मिलिए अब्बास हफीज़ साहब से, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, स्पोक्स पर्सन तो हैं। बहुत स्वागत है अब्बास साहब। नेहा बग्गा है हमारे साथ, युवा नेता बीजेपी की और प्रवक्ता बीजेपी की, उनका भी बहुत स्वागत है। नेहा, किस तरह देखती हैं आप कि ये है तो वार्ड का चुनाव, लेकिन हमने इसको शीर्षक जो दिया है कि वार्ड का वर्ल्ड वॉर, क्योंकि मसले राष्ट्रीय स्तर के भी हैं और जैसा आप और हम जानते हैं कि अब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, टेलीविज़न मीडिया के इस दौर में मुद्दे अब स्थानीय नहीं बल्कि कई बार नेशनल और ग्लोबल भी हो जाते हैं। कितना उचित कितना अनुचित ये हम मतदाता पर ही छोड़ते हैं। लेकिन शिवराज जी आतंकवाद का भी जिक्र कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो भी एक बड़ा मसला तो है ही, उसकी भी बात होगी। किस तरह आप देखती हैं वार्ड के संघर्ष को, जिसके पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम गया? शरद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की और राज्य की योजनाएं हैं, निकाय की जो स्थानीय हम समस्याओं की जिनकी बात करते हैं या जो आकांक्षा होती है मूलभूत, उनकी जब बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो विजन है वो उन सब में समाहित कर लेता है इन सब चीज़ों को जो एक स्थानीय निकाय चुनाव में आवश्यकता होती है। जैसे आप देखिए कि केंद्र की जो योजना है नल से जल की, आज जिस तेजी से घरों में जल पहुंचाया जा रहा है नल के माध्यम से, भले ये केंद्र की योजना है पर ये सीधा लाभान्वित करती है और ये निकाय के जो मुद्दे होते हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जब हम सड़क बिजली की बात करते हैं तो हमें वो दौर भी याद आता है कि जब केंद्र में दूसरी सरकारें होती थी, कांग्रेस की सरकार होती थी, तो कितने हजार शहर, कितने हजार गांव जो हैं वो बिजली से एक तरीके से अछूते रह गए थे। आज अगर उसको लगातार बिजली पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश ने किया है तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। अगर हम इसको 2003 की दिग्विजय सिंह जी की सरकार से कंपेयर करके देखें तो वहीं पर आप देखिए कि राशन, जिसको कई बार कांग्रेस ने माखौल भी उड़ाया कि भाई प्रधानमंत्री क्या करेंगे, मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाएंगे, तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार कई वर्षों से इस योजना को चला रही है और गरीब के ऊपर बोझ ना रहे कि अगर एक दिन वो काम नहीं कर पाया या कर पाया या अस्वस्थ हो गया तो उस राशन के लिए उसको कहीं पर निर्भर ना होना पड़े, उसे वो राशन बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 15 महीने की, क्योंकि आपके पैकेज में मैं सुन रही थी कि कमलनाथ जी कह रहे थे कि मेरा कसूर क्या है, तो क्या ये उनका कसूर नहीं है कि जब प्रधानमंत्री जी आवास योजना उपलब्ध कराने की बात करते हैं, आवास देने का काम करते हैं गरीबों को, तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते ही मध्य प्रदेश में कहते हैं कि मैचिंग ग्रांट का पैसा नहीं है।
और वही काम आज शिवराज जी ने कर दिखाया है और गरीबों को 25 लाख परिवारों को मध्य प्रदेश में उनका आवास उपलब्ध कराया है। आप एक चीज और देखिए, आज बहुत इंटरेस्टिंग पूरे प्रचार के समय कई वार्डों में मुझे जाने का मौका मिला और अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं सामने निकल कर आ रही थी। बेटियां निकल कर कह रही थी कि मामा जी ने हमारा निकाह करवा दिया, इसीलिए हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही वोट देंगे। वहीं पे वृद्ध बाहर निकल कर आ रहे थे, वो कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने आते ही तीर्थ दर्शन योजना बंद करा दी थी, बेटा शिवराज ने चालू करवाई है तो हम तो उसे ही आशीर्वाद देंगे। वहीं पे वो बच्चियां जो लाडलियां जो कह रही थी कि भाई हमारा बचपन जो है जिस दिन से पैदा हुए थे उसको सुरक्षित करने का काम मामा जी ने किया है तो हम वोट उन्हीं को देंगे। तो जिस तरीके का एक सेंटिमेंट है, जिस तरीके से एक बच्चे के जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, वो नगरीय निकाय का भी मुद्दा है, जीवन का भी मुद्दा है और हर चुनाव का मुद्दा रहेगा। शरद जी अब्बास हफीज साहब, आपकी बारी। झूठ और झूठ की पराकाष्ठा। मुझे लगता है कि अभी तक पूरा प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी इसी के आसपास घूमी है। नेहा जी ने बहुत सारी बातें धारा प्रवाह कह दी और उसके ऊपर हम पे आरोप लगाते हुए अपने आप को क्लीन चिट देते हुए निकल भी गई, और उसके बावजूद भी इनके पास कोई भी मुद्दा जैसे नेताओं के पास नहीं बचा भारतीय जनता पार्टी के हिसाब किताब का। अपने पिछले 7 साल का जो टेन्योर रहा नगर सरकार का, बल्कि और पहले से रहा, इनके पास कई नगर निगम ऐसे हैं जहां 30 साल से भाजपा ही है, उसके बावजूद भी कोई भी उपलब्धि शहर के नगर निगम के ऊपर नहीं थी कि नगर निगम के बारे में बता सकें कि हमने टैक्स कम किया। नहीं, टैक्स तो बहुत बढ़ा दिया। नल जल योजना की बात हुई, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर नगर निगम के माध्यम से कितना ज़्यादा महंगा कर दिया, टैक्स लगा लगा के उसके जो चार्जेस हैं वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। कि ये बात सही नहीं थी कि स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी ने कहा था आज से 10, 12, 13 साल पहले 2008 में कि जब, बल्कि 2004 में जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि पूरे भोपाल को बहुत जल्द नर्मदा की जो पूरे पानी का इंतज़ाम है वो करके देंगे। आज 15, 17, 18 साल के बाद भी आधा भी नहीं हुआ है भोपाल के अंदर उसका कार्य जो क्षेत्र है। तो ये सारी चीज़ें जनता उस पर सवाल पूछती है। अब फिर बाहर के मुद्दे हावी हो गए। मैं चाहता था कि यहाँ पर इस डिबेट में कम से कम हम चर्चा लोकल मुद्दों के ऊपर कर लें। जब नेहा जी इतने सारे वार्ड्स में गई हैं, जगह जगह उनको जनता ने फीडबैक दिया होगा, जनता ने उनसे बात की होगी, पर फिर भी यहाँ पर सिर्फ एक यही बात कि कमलनाथ जी ने तीर्थ योजना बंद करा दी, दर्शन योजना बंद करा दी। कहाँ करा दी थी? कोरोना काल में इनकी सरकार आई, उसने बंद कराई। हमने तो इसके ऊपर पूरा प्रेस नोट जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके झूठ का पर्दाफाश किया, हमने अपनी तस्वीरें दिखाई, हमने हमारे बजट के बारे में जानकारी दी, बल्कि इनसे कहीं ज़्यादा हमने 15 महीने की तुलना के अंदर इनसे बहुत ज़्यादा किया था। तो ये सारी के सारे झूठ जो जनता जानती है, और जनता को आज सरोकार इससे है कि शहर सरकार में आपके पास क्या रोड मैप है और आपने क्या उपलब्धि हासिल करी है। कुछ नहीं है। उपलब्धि के नाम पे नील बटे सन्नाटा है। यहाँ पर इतने टैक्स लगाए, हमने बात करी मुद्दों के ऊपर, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स, उसको आधा करेंगे। इसके बरक्स आप देखें बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा नहीं था, बल्कि ये तो कह रहे हैं कि जीआई उसके टैगिंग के साथ ये इतना ज़्यादा उसको वो करेंगे सुचारू रूप से कि और ये टैक्सेशन बढ़ा सकेंगे, जिसके वजह बात यही है, जिसका रीज़न यही है जिसके पीछे। तो ये सारी चीज़ें इनके पास राहत देने के लिए क्या था? कुछ नहीं था। आपने अतिरिक्त टैक्स लगा के इतना जनता के ऊपर बोझ डाल दिया। हमने कहा हम अतिरिक्त टैक्स सारे हटाएंगे, हम कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाएंगे। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पास देने को कुछ भी नहीं है। जनता ये देख रही है। चलिए, तो अभी बात सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में ही उलझ रही है, और पूरे इस इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी योजनाओं को लेकर भविष्य की बहुत अधिक बात करने के बजाय इसमें ज़्यादा उलझे नज़र आए। हालांकि दोनों के स्थानीय ज़रूरतों के अनुरूप घोषणा पत्र भी जारी हुए। मैं आता हूं संदीप जी आपकी तरफ। एक बड़ी बात, चूँकि हम बात कर रहे हैं कि वार्ड का चुनाव है, लेकिन वार्ड का वर्ड वॉर है, क्योंकि मुद्दे बड़े भी हैं। अभी हैदराबाद में जो बीजेपी की बैठक हुई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें जो एक कमिटमेंट जैसा सामने आया कि देश के बहुसंख्य, वो शब्द शायद मीडिया के कुछ सेगमेंट्स में बहुसंख्यक शब्द के, लेकिन मुझे लगता है वो बहुसंख्य है, यानी अधिक से अधिक मुसलमानों तक पहुंचने की एक कोशिश की बात बीजेपी ने की है। और इसका कारण माना गया है कि उत्तर प्रदेश के 2 बाय इलेक्शंस जो हैं, जो बड़े आज़म खान साहब के बहुत ही उनके प्रभाव क्षेत्र के बाय इलेक्शंस थे, उनमें माना गया कि वहाँ जो अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी अक़लियतों ने वोट बीजेपी को किया है, जो ये बताता है कि बीजेपी से तमाम जो चीज़ें कही जाती हैं उसके बाद भी ये दूर नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है जो शिवराज जी का कनेक्ट है, जिसका दावा नेहा जी ने किया अभी, मध्य प्रदेश में उनकी छवि भी एक ऐसे नेता की है राष्ट्रीय स्तर पर भी कि जो एक बहुत सबको साथ लेकर चलने वाले नेता है,
क्या आपको लगता है कि ये कुछ बीजेपी का ये जो एक डिसीजन है, ये इस मामले में मध्य प्रदेश भी कुछ इसमें अलग तरह की चीज़ों के साथ सामने आ सकता है? शरद जी, अगर हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात करते हैं बीजेपी की, तो वो ऐसे राज्य में हुई है जहां अल्पसंख्यकों की संख्या काफ़ी है, और वो राज्य है जो बीजेपी के हाथ में नहीं है। तो बीजेपी ने उस राज्य से एक मैसेजिंग की है पूरे देश को कि हम तेलंगाना से लेके पूरे देश में इस तरह का काम करेंगे जो बहुसंख्यक की बात की आपने। जहाँ तक आपने शिवराज जी की बात की है, शिवराज जी की कुछ योजनाएं ऐसी हैं शरद जी, चाहे वह लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे निकाह योजना हो, चाहे विवाह योजना हो। मैं कहता हूँ कांग्रेस बीजेपी के आरोप हो सकते हैं, कमलनाथ जी ने बंद करने की कोशिश की या तमाम चीज़ें हुई, लेकिन ये एक ऐसी योजना है जिससे लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। और जब जिसे लाभ मिलता है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि आर्थिक तौर पर जब लाभ मिलता है तो वो व्यक्ति उसका मुरीद हो जाता है। और शिवराज जी उस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे समाज में बंटवारा हो। तो मुझे ये लगता है कि कई जगह, कई इलाकों में अल्पसंख्यक भी शिवराज जी को पसंद तो करते हैं, लेकिन बीजेपी की जो कार्यशैली है उसको लेकर नाराज हो सकते हैं। लेकिन शिवराज जी की छवि कहीं ना कहीं एक सारे समाज को साथ लेकर चलने वाले नेता के तौर पर बनी तो है। अब वो कितना अमल में हो रहा है, आगे कितना होगा, ये तो वक्त बताएगा। अब्बास साहब, दो चुनौतियां इस इलेक्शंस में कांग्रेस के लिए नज़र आती हैं। जो नेहा जी दावा कर रही थी कि एक इमोशनल कनेक्ट, किसी लीडर के साथ एक भावनात्मक मतदाता का जुड़ना, वो महत्वपूर्ण होता है। और ये दावा सिर्फ नेहा जी का नहीं है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी अपनी कार्यशैली से, अपने तौर तरीक़ों से एक इस कनेक्ट के साथ वो सामने आते हैं। दूसरी बात है कि जिस तरह राष्ट्रीय फलक के जो कुछ बड़े मुद्दे हैं, जिसमें आतंकवाद एक बड़ा अहम मसला है, उदयपुर और जिस तरह से अमरावती की घटना हमारे सामने आई है, ये दोनों मसले बताते हैं कि ये मुद्दे स्थानीय निकाय का चुनाव भले ही हो, लेकिन इस पर भी अपना एक असर डालेंगे। तो इन मुद्दों को लेकर आपकी साफ बयानी, आपका एक क्लियर स्टैंड काउंटर करने के लिए भी ज़रूरी होगा, और इससे कांग्रेस को एक बहुत आमने सामने का कन्फ्रंटेशन भी लेना होगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके दोनों हैं और उस पर मैं ही विस्तार से बात रखना चाहता हूँ अपनी। सबसे पहला, आपने इमोशनल कनेक्ट की बात करी। इमोशनल कनेक्ट उस व्यक्ति के साथ जिसने 15 महीने सरकार चलाई, माननीय कमलनाथ जी ने वादों को पूरा करने वाली सरकार चलाई। किसान जो कर्ज के नीचे दबे हुए थे उनका कर्जा माफ़ करने का काम किया, जिसकी स्वीकृति जो है माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी के द्वारा की गई, और वो कागज़ों के ऊपर भी है, जिसको रोक दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। पहली बार अगर शहर, क्योंकि हम शहर सरकार के बारे में चर्चा चुनाव के मोड के अंदर है, पहली बार अगर शहर के विकास के लिए जो मास्टर प्लान्स रुके हुए थे उनको लाने का काम किया और फिर उसको उलझाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पर हमने लाके सामने पटल पर रखा, उसको पारित नहीं, आगे नहीं बढ़ाया। ये आने वाली सरकार की गलती उस व्यक्ति की जिसने बात करी राइट टू वाटर की प्रदेश के अंदर के पानी का अधिकार हम देंगे पीने का, इतना इतना स्वच्छ पानी सबको पहुंचाएंगे। ऐसे व्यक्ति की सरकार को जब 15 महीने में गिराया गया, साम दाम दंड भेज से विधायकों को जोड़ तोड़ के गिराया गया, तो एक इमोशनल कनेक्ट 15 महीने के बाद कमलनाथ जी के साथ बहुत स्ट्रांगली आया, जो आप आगे आने वाले चुनाव में देखेंगे। आपका दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा। हमने हमारे 2 प्रधानमंत्री खोए हैं आतंकवाद के नाम के ऊपर। आतंकवाद की लड़ाई के अंदर भारत की अखंडता को रखने में 2 प्रधानमंत्री हमारे शहीद हुए हैं, जिनके टुकड़े टुकड़े हो गए शहादत के अंदर। वो जनता को पता है। और उसके बाद आगे राजस्थान में जो घटना घटी, सबसे ज़्यादा तेज़ एक्शन में आने वाले अशोक गहलोत जी थे। तुरंत कार्रवाई करी गई, तुरंत उसके ऊपर जांच बैठाई गई, तुरंत दोषियों को, जो आरोपी थे उनको अंदर भेजा गया जेल के अंदर, और बहुत हाई लेवल की उसके ऊपर जांच शुरू की गई। लेकिन क्या उनके तार बीजेपी से जुड़े हुए नहीं निकले? क्या जम्मू में अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की साजिश रचने वालों के तार जो हैं वो बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी के रूप में नहीं देखे? एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी, ध्रुव सक्सेना जो शुरू हुआ था मामला भोपाल के मामले के अंदर, जो आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया था भाजपा का आईटी सेल, अपनी बात पूरी करूंगा, जिसको बेल मिली एक जमाने के बाद और उसकी बेल के ऊपर आपत्ति करने शिवराज सरकार हाईकोर्ट में नहीं गई। ये सारी चीजें बताता है कि खोखला राष्ट्रवाद बहुत देर नहीं चलता है और जनता खुद समझदार है, जनता खुद फैसला करेगी। जी बोलिए नेहा जी, क्या कहेंगी? शरद जी, अफसोस तब होता है कि जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सेल के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता अब्बास जी आधी अधूरी जानकारी के साथ आते हैं और उन्हें यह नहीं पता कि राजस्थान की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड इस पर क्या है। राजस्थान की सरकार के खुद बयान आए हैं कि वो
व्यक्ति, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ये बताती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की रेकी कर रहा था। वो उनके अल्पसंख्यक मोर्चे में जुड़कर जो उसको पाकिस्तान से आदेश मिले थे वो वहां पर अपना स्थान बनाना चाहता था, और कई सारे जो वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं वो उसके रडार पर थे। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी अगर अब्बास जी यहां पर बैठकर राजनीति करेंगे तो मैं उनको अभी के अभी उनके मंत्री का यहां पर स्टेटमेंट बता दूंगी। नंबर 2, यहां पर मुख्य अंतर ये आता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आरोपी होते हैं उसके बाद ये सदस्य बन जाते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में सदस्य तो देखिए पॉलिटिकल सिस्टम के कई सारे हो सकते हैं, पर इस तरीके के आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं। आप देखिए कि जगदीश टाइटलर को किस तरीके से इन्होंने सम्मानित करने का काम किया 84 के दंगों के बाद। पर शरद जी, आज जो स्थितियां देश में आई हैं वो हम देख रहे हैं कि कितना अंतर है। हम सड़क पर चला करते थे, मुझे तो अपना पूरा बचपन याद है, हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता कहते थे बेटा कुछ बॉक्स में मिलेगा तो उठाना मत उसको। ट्रेन में चढ़ते थे तो माता पिता चिंता करते थे कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, किसी पार्क में खेलने नहीं जा सकते थे। ऐसा बचपन हम आप सबका निकला है, शायद अब्बास जी का भी उसी तरीके का निकला होगा। पर आज इस प्रकार की घटनाएं दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई में, हैदराबाद में, भोपाल में, क्या आपको ऐसी कोई घटनाएं दिखाई देती हैं? पर जिस तरीके का आतंकवाद इंडिविजुअल स्तर पर आ रहा है, इससे निपटने के लिए सरकार सक्षम है। इसीलिए कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता जो राजस्थान के हैं उन्होंने भी प्लीड करके कहा कि केंद्र सरकार को इसमें सामने आना चाहिए। और आप देखिए कि एनआईए के हाथ में पूरी जांच आई है, तो ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि हमारे देश में कहीं पर भी आतंकवाद नेहा जी, तो आप ये मानती हैं कि आतंकवाद एक मुद्दा है? निकाय चुनाव में भी मध्य प्रदेश के बड़ा मसला है ये। देखिए शरद जी, चुनाव कोई भी हो, अगर व्यक्तिगत जीवन पर कोई पड़ोसी, कोई जानने वाला, कोई दोस्त इस तरीके से आकर हत्या कर देगा और इन बातों को लेकर सोशल मीडिया पर चलने वाला या किसी भ्रामक स्थिति में अगर आकर आप हमारा दोस्त या कस्टमर हत्या करने लग जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इससे चुनाव का मतलब नहीं है, चुनाव आएंगे जाएंगे, पर आपकी हमारी सेफ्टी, हमें किस पर विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है, ये विषय हमेशा बरकरार बिल्कुल। रहेगा। अब मेरा बचपन का एक बड़ा हिस्सा 7 साल के अटल जी की सरकार के दौर में गुजरा और हमने देखा कि ज्यादातर जो बम धमाके हुए जिसके बारे में नेहा जानकारी दे रही थी, चाहे संसद के ऊपर बम हमला हुआ हो, चाहे उसके बाद अब उरी का हमला हुआ हो, चाहे आईएसआई को बुला के जांच करवाने का काम मोदी सरकार ने किया हो, तो ये सबको पता है कब हमले कितने हुए हैं और उसके ऊपर लगता है आरोप प्रत्यारोप पे जाएंगे तो बहुत दूर तक चले जाएंगे। आज सबसे बड़ा विषय यह एनआईए का कहना है, जिस एनआईए की बात की जा रही है कि आतंकी कनेक्शन ही नहीं है, वो एनआईए तो मोदी सरकार के अंडर में आती है। तो ये बड़े बड़े विषय हैं, हमने कार्रवाई करने का काम किया है, लेकिन आपके यहाँ पर आपने दुरुस्त सक्सेना और आपने आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सदन में भेजने का काम किया। अरे आरोपों के बाद ही तो नेहा जी आपने भेजा प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, आज भी तो आप साथ में मुद्दे से हट रहे हैं। मुझे लगता है हम मुद्दे से हट रहे हैं। देखिए, आतंकवाद का संबंध किसी सरकार से, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार से हो, इसका संबंध उन देशद्रोही ताकतों से हैं जो सीमाओं के पार बैठी हैं और देश में कुछ लोगों का इस्तेमाल करके अस्थिर करने की कोशिश भारत को करती हैं। इसको न सरकारों से जोड़िए, न नेताओं से जोड़िए, क्योंकि ये हर सरकार ने अपने तय कोशिश की है इससे निपटने की और ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र है और ये हमेशा रहेगा। अब मैं फिर मुद्दे पर आता हूँ। जो प्रमुख चीज़ें हैं, अब चूँकि हम पहले चरण में जा चुके हैं, एक छोटी टिप्पणी संदीप जी आपकी लेके एक 30 सेकंड में दोनों पॉलिटिकल मेहमानों की राय लूँगा। क्या आपको लगा मैनिफेस्टो से ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी दिखी शिवराज जी और कमलनाथ के बीच ही 2018 की तरह और बाद के बाय इलेक्शन की तरह ये चुनाव रहा, और कोई मसला ऐसा दिखा नहीं कि दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र ने हमें चौंका दिया हो, कोई नई बात कही हो? जी शरद जी, घोषणा पत्र कई बार ऐसा लगता है जो एक बंद किताब रहती है वो लोगों के बीच पहुंच जाती है, कहीं संकल्प पत्र पढ़ने मिल जाए, कहीं घोषणा पत्र। लोग उन बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते। चुनाव की जो आपने बात कही, ये पूरी तरह चुनाव कमलनाथ वर्सेस शिवराज जी के बीच है। कमलनाथ जी अपने 15 महीने का हिसाब दे रहे हैं, वहीं शिवराज जी अपने बीते कार्यकाल का हिसाब और आने वाले समय की योजनाओं का हिसाब ब्यौरा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा चुनाव शिवराज जी की छवि और दूसरी तरफ कमलनाथ जी की छवि, इसको लेकर और स्थानीय स्तर पर जो उम्मीदवार है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन घोषणा पत्र और संकल्प पत्र का बहुत ज़्यादा लोगों पर असर मुझे तो नहीं दिखा। नेहा जी, आप क्या कहेंगी कि अब चूंकि पहले चरण के चुनाव का प्रचार थम गया है, बीजेपी के लिए क्या स्ट्रेंथ आप देखती हैं? मैं फिर कहूँगा कि ठीक है, आतंकवाद और तमाम मसले रहेंगे, लेकिन
किस तरह से आप महसूस करती हैं कि 16 नगर निगम आपके कब्जे में रही हैं, फिर दावा आपका है, क्या ताकत है बीजेपी? शरद जी, आपने देखा कि जो हम संकल्प पत्र लेकर आए हैं उसमें हमने ग्रीन संकल्प लिया कि किस तरीके से शहर ग्रीन और क्लीन रहेंगे। वहां पे शुरुआत जो की वो पौधारोपण के साथ में की है और वहां पर संकल्प ये लिया गया कि जो हमारी योजनाएं हैं अगर कहीं पर लाभार्थी बच गए हैं तो उन तक कैसे पहुंचा जा सके। जो हमारी परिकल्पना है कि इंदौर जैसे देश में नंबर 1 पर बना रहा स्वच्छता अभियान में, उसी तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो नंबर 1 पर बनी रही, अन्य 4 शहर जो हैं वो भी अग्रणी भूमिका में रहे। तो ऐसे ही 16 के 16 नगर निगम कैसे कार्य करेंगी और किस तरीके से सुचारू रूप से डेवलपमेंट के कार्य होंगे, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फिर रोजगार उपलब्ध कराना हो। अब बात बहुत कम वक्त है मेरे पास। ग्रीन है जैसे जिस तरह से नर्मदा के किनारे इन्होंने पौधारोपण के अंदर एक लंबा घोटाले को अंजाम दे दिया था, और दूसरी बात इनके सारे दावों की पूरा सुरेश पचौरी जी ने खोल के रख दी। आप क्या करेंगे सर? हमने साफ तौर के ऊपर एक रोड मैप दिया है कि हम शहर सरकारों को किस तरह सुचारू रूप से चलाएंगे, हम जनता को उनको कैसे टैक्स से राहत देंगे, जनता को कैसे परेशानियों से दूर करेंगे। जो परेशानी वो आज सब देख रहे हैं, पहली बारिश के अंदर पूरा शहर ठप हो चुका है, सीवेज साफ नहीं है, क्लीनिंग नहीं है, कहीं पर मेंटेनेंस नहीं है, सड़कों में पानी लबालब भरा हुआ है जिससे पूरी सड़कें ऐसे ही उखड़ जाएंगी। हम ये वेस्टेज नहीं करेंगे और हमने तमाम जो रोड मैप अपना दिया उसके ऊपर हम वादों पर खड़े उतर के जनता को टैक्स के माध्यम से राहत देने का काम करेंगे और उनको उनके जो मूलभूत सुविधाएं वो देने का काम। चलिए, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर इस चुनाव में इंद्रदेव भी हैं, क्योंकि 6 तारीख को मौसम विभाग ने वर्षा की संभावना उन क्षेत्रों में भी जताई है जहां मतदान होना है, और मौसम चुनाव खासतौर से मतदान पर एक बड़ा फैक्टर होता है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही इसको लेकर चिंतित भी रहती हैं और सचेत भी रहती हैं कि गर्मी कितनी होगी, ठंड कितनी होगी, या बारिश तो नहीं होगी। और बारिश एक ऐसा मौसम है जो मतदान पर सबसे अधिक असर डालता है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि चिंता मत कीजिए, इंद्रदेव अगर बरसेंगे भी तो बहुत सारे सरंजाम हैं आपके हमारे पास, थोड़ा भीग भी जाएंगे सावधानी पूर्वक तो कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन लोकतंत्र की इस लॉ को जलाए रखने के लिए आपका अधिक से अधिक संख्या में निकलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मानसून एक ऐसा फैक्टर है जो प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ा रहा है और राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया नेहा जी, धन्यवाद संदीप जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मिशन पर बीजेपी। नमस्कार।